Assalamu alaikum. Welcome to your fifth class of English through the Guardian Colleges. आज हमने अपनी बुक 3 की थर्ड पोएम लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ यानी दरख्तों में से सबसे हसीन दरख्त चेरी है पोइट के अकॉर्डिंग इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रीवियस पोएम और 5 पेयर ऑफ वर्ड्स भी ज़रूर प्रिपेयर किए होंगे। जी, थर्ड पोएम है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ यानी दरख्तों में से सबसे हसीन दरख्त चेरी है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पोएम को लिखा किसने है। पोइट का इंट्रोडक्शन देखते हैं यानी पोइट का तारुफ देख लेते हैं। ए हाउसमैन हाउसमैन ने इसको लिखा। इसके राइटर का क्या नाम है? हाउसमैन। हाउसमैन नेचर पोइट है यानी वो कुदरत को, कुदरती नज़ारों को वो बहुत मोहब्बत करता है और उनके बारे में अपनी पोइट्री में लिखता है। He wanted to live long to see the beauties of nature. वो ये चाहता था कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो ताकि वो जिंदा रहे कुदरती नज़ारों को देखने के लिए, कुदरत की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए। ए हाउसमैन की नेचर के साथ मोहब्बत, नेचर की खूबसूरती को वो जिस तरह इंजॉय करता है, उसका ये शौक, उसका ये प्यार नेचर के लिए उसकी पोइट्री में भी नजर आता है। पोएम समरी। जी, ए हाउसमैन ने पोएम लिखी लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। इस पोएम के अंदर जो है वो लवलीस्ट ऑफ ट्रीज उसके अकॉर्डिंग कौन सा दरख्त सबसे ज्यादा खूबसूरत है वो उसका जिक्र करता है। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज यानी सबसे खूबसूरत दरख्त पोएट को लगता है कि वो चेरी का दरख्त है। चेरीज ब्यूटी, पहले वो ये बताता है कि उसके नज़दीक सबसे खूबसूरत दरख्त चेरी का है। फिर वो चेरी की खूबसूरती का जिक्र करता है। वो कहता है कि चेरी का दरख्त जब सफ़ेद फूलों से ढका होता है तो बेइंतहा खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्टर टाइड। जब चेरी की जो दरख्त है उसके जो फूल हैं वो सफ़ेद रंग से जब वो भरे होते हैं तो पोइट को ऐसा लगता है कि जैसे वो क्रिश्चियनिटी का मजहबी त्यौहार मनाने के लिए तैयार है। क्रिश्चियनिटी यानी जो क्रिश्चियंस का मजहब है उसमें ईस्टर का त्यौहार होता है। उस त्यौहार में तमाम क्रिश्चियन सफ़ेद रंग का लिबास पहनकर वो त्यौहार मनाते हैं। तो पोइट को ये लगता है कि जो दुनिया का हसीन तरीन, जो दुनिया का खूबसूरत तरीन दरख्त है चेरी, वो भी जब सफ़ेद फूलों से ढका हुआ होता है तो ऐसा नजर आता है कि शायद वो भी ईस्टर के त्यौहार में जाने के लिए तैयार हो चुका है। ट्रीज़ के बारे में, चेरी के ट्रीज़ के बारे में पोएट बात करता है कि किस तरह वो जंगल में घर संवार के रास्ते पे ये ट्रीज़ पाए जाते हैं, सफ़ेद फूलों से ढके हुए होते हैं और पोएट को इस तरह लगता है कि शायद वो भी ईस्टर के त्यौहार के लिए तैयार हैं। उसके बाद पोएट कहता है कि जो मेरी उम्र है वो इस पोएम के अंदर बताता है। वो कहता है कि इस वक्त मेरी उम्र 20 साल है, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी का मजहब है, जो क्रिश्चियनिटी है वो ये कहती है कि एक आम आदमी की उम्र तकरीबन 70 साल होती है। तो वो कहता है कि जो मेरा मजहब है, जो हमारी होली बुक्स हैं, वो मुझे अभी भी मजीद जो है 50 साल जिंदा रहने के लिए दे देगी। जी, 50 साल पोएट को लगता है कि मज़ीद उसे मिलेंगे और वो कहता है कि जो अब 50 साल बाकी रह गए हैं, इनमें वो मुकम्मल तौर पर चेरी के दरख्तों के साथ जो है वो वक़्त अपना स्पेंड करना चाहता है, वो कुदरती नज़ारों को देखना चाहता है, वो स्प्रिंग के सीज़न में जंगलों में जाना चाहता है और मुख्तलिफ पौधों और दरख्तों के साथ वक़्त गुज़ारना चाहता है। 50 ईयर्स इज़ अ शॉर्ट टाइम फॉर पोएट, लेकिन पोएट को अब ये लगता है कि जो अब उसकी ज़िंदगी के 50 साल बाकी रह गए हैं वो उसके लिए एक मुख्तसर अरसा है। यानी वो कुदरत से, कुदरती नज़ारों से, दरख्तों से, फूलों से वो इतनी मोहब्बत करता है कि उसे 50 साल का अरसा भी कम लग रहा है। अब पोएम के अंदर वो पहले अपना अकॉर्डिंग अपने जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे खूबसूरत दरख्त कौन सा है, वो उस दरख्त के बारे में बताएगा। फिर वो उस दरख्त की खूबसूरती बताएगा कि कैसे वो सफ़ेद फूलों से ढका है और ऐसा लग रहा है कि शायद वो ईस्टर के त्यौहार के लिए तैयार है। देन वो अपनी एज बताएगा कि मेरी एज अभी जो है वो 20 साल है, मुझे 50 साल मज़ीद मिलेंगे स्प्रिंग के सीज़न को एंजॉय करने के लिए। लेकिन फिर भी पोएट को लगता है कि ये 50 साल की जो उम्र है ये कम अरसा है कुदरती नज़ारों को देखने के लिए और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए।
जी, अब टेक्स्ट ऑफ पोएम देख लेते हैं। लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बाउ। पोएट कहता है कि तमाम तर दरख्तों में से जो प्यारा दरख्त है, जो हसीन तरीन दरख्त है, उसके पोएट के अकॉर्डिंग वो चेरी का दरख्त है। अब वो कहता है कि चेरी का दरख्त किस कंडीशन में है, इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बाउ, कि डालियों पे जो है ये मुकम्मल तौर पर खिलने के लिए तैयार है। ये डालियों पे जो है वो कहता है कि डालियों के साथ लटका हुआ है। जो चेरी का दरख्त है वो कहता है कि वो मुकम्मल अपने जोबन पर है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट wearing white for Easter tide। पोएट कहता है कि अगर लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज यानी जो सबसे खूबसूरत दरख्त है चेरी का, उसके बारे में जिक्र करें तो वो कहता है कि जंगल में ये दरख्त पाए जाते हैं और घुड़सवारों के रास्ते पे हैं, यानी जहाँ से घोड़े गुजरते हैं, जहाँ से घुड़सवार अपने घोड़ों को लेके गुजरते हैं, उस रास्ते पे जो है ये दरख्त पाए जाते हैं और मुकम्मल तौर पर जो है ये कहता है ये जोबन पे हैं, खिलने लगे हैं। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, क्योंकि वो कहता है कि बाहर का मौसम है तो इसके जो फूल हैं वो खिल रहे हैं और सफ़ेद रंग के फूल। पोएट को ऐसा लगता है कि इस दरख्त ने सफ़ेद रंग का लिबास पहन लिया और ये भी ईस्टर के त्यौहार में जो है एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। ईस्टर के त्यौहार का मैंने आपको बताया कि ये जो क्रिश्चियंस का मजहब है, क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत, इसके अंदर ईस्टर जो है एक मजहबी त्यौहार है जिसको तमाम तर लोग सफ़ेद लिबास पहन के सेलिब्रेट करते हैं। तो पोएट को ये लगने लगा कि शायद जो लवलीएस्ट ऑफ ट्री है यानी जो चेरी है वो भी इस त्यौहार को एंजॉय करने के लिए जा रहा है। प्रीवियस पोएम में मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि किस तरह फर्स्ट पोएम द रेन में पोएट ने उसको पर्सोनिफाई किया था। इसी तरह लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ में भी चेरी के दरख्त को पोएट ने पर्सोनिफाई किया है। इसमें उसने पर्सोनिफिकेशन के टर्म यूज की है क्योंकि उसने कहा कि वीयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, कि जो ईस्टर का त्यौहार है इसके लिए चेरी ने सफ़ेद रंग का लिबास पहना है। चेरी जो है अगर रियलिटी हम देखें तो वो कोई ड्रेस नहीं पहनती, लेकिन पोएट ने इसको एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हुए एक ड्रेस की बात की। तो यहाँ पे पोएट ने चेरी को पर्सोनिफाई किया, पर्सोनिफिकेशन की टर्म यूज की, उसको एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हुए कहा कि इसने भी जैसे सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Now of my 60 years and 10, 20 will not come again। अब पोएट यहाँ पे अपनी उम्र बता रहा है 60 years and 10, यानी वो कहता है कि जो टोटल उम्र है वो 70 साल है। 20 will not come again, और उसमें से 20 साल दोबारा वापस कभी नहीं आएंगे। यहाँ से जो है हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है, हम ये समझते हैं कि जो पोएट है उसकी उम्र अब 20 साल है, यानी 20 साल की उसकी जिंदगी गुजर चुकी है। ये 20 साल अब दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। And take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more। अब वो कहता है कि 70 बहारें जो मेरी जिंदगी के 70 साल हैं उनमें से अगर वो कहता है कि हम 20 सालों को निकाल दें, it only leaves me 50 more, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50 साल बाकी बचते हैं। यानी यहाँ पे पोएट ने अपनी पूरी एज बताई कि किस तरह जो है वो 50 साल की उम्र उनकी गुड बुक उनको 70 साल की उम्र अलाउ करती है, जिसमें से 20 साल की उम्र वो गुजार चुका है और अब बाकी उसके पास 50 साल बाकी हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 springs are little room। अब पोएट कहता है कि जो कुदरती नज़ारे हैं, जो चेरी का दरख्त है, इसको खिलता देखना, इसके खिलते देखने के लिए, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए 50 springs are little room, यानी जो 50 बहारें हैं, जो 50 साल का अरसा है, जो 50 साल की उसकी उम्र बाकी है, वो भी उसे कम वक्त लग रहा है। About the woodland I will go to see the cherry hung with snow। पोएट कहता है कि मैं जाऊंगा
मैं जंगल में जाऊँगा और इसकी खूबसूरती को देखूँगा कि किस तरह जो है ये चेरी बर्फ़ से ढकी हुई होगी और इसकी खूबसूरती मज़ीद नुमायाँ हो रही होगी। लेकिन पोएट कहता है कि यहाँ पे जो मेरी ये उम्र है, ये मुझे कम लगने लग रही है कि ये 50 बहारें भी मेरे लिए कम हैं कि मैं जाके जंगलों में इसकी खूबसूरती से लुत्फ़-अंदोज़ हो सकूँ। अब इसमें आपने ओवरऑल देखा कि चेरी की खूबसूरती की पोएट ने बात की, उसको उसने पर्सोनिफ़ाई किया कि उसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहन रखा है। उसके साथ ही पोएट ने अपनी उम्र बताई कि 20 साल उम्र वो गुज़ार चुका है, 50 साल बाकी हैं। लेकिन पोएट को ये 50 साल की उम्र भी बहुत कम लग रही है कुदरती नज़ारों से लुत्फ़-अंदोज़ होने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। जी, पेयर ऑफ वर्ड्स सबसे पहले है एडमिट, ADMIT, एडमिट यानी दाखिल करवाना, कोई दाखिला करवाना। नेक्स्ट है कॉन्फेस, CONFESS, कॉन्फेस यानी गलती का एतराफ़ करना। देन है एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज यानी तस्लीम करना। एडमिट का मतलब दाखिल करवाना, कॉन्फेस का मतलब किसी गलती को तस्लीम करना और एक्नॉलेज का मतलब एतराफ़ करना या किसी बात को तस्लीम करना। नेक्स्ट है एडवाइस, ADVICE, एडवाइस यानी नसीहत, कोई एक नसीहत। एडवाइस, ADVISE, एडवाइस यानी नसीहत करना। एडवाइस और एडवाइस, पहले जो है ADVICE का मतलब जस्ट एक नसीहत है और ADVISE का मतलब नसीहत करना है। नेक्स्ट है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट यानी बहाना करना या कोई रूप धार लेना। नेक्स्ट है EFFECT, इफेक्ट यानी असर। अफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट का मतलब बहाना करना और इफेक्ट का मतलब असर। नेक्स्ट है एड, AID, एड यानी मदद या सहारा लेना। नेक्स्ट है ADD, ऐड यानी जमा करना, किसी चीज का इजाफा करना। ऐड मदद और ADD, ऐड का मतलब है इजाफा करना या किसी चीज में जो है कुछ ऐड करना, बढ़ा देना। नेक्स्ट है एयर, AIR, एयर यानी हवा, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। हेयर, HEIR, हेयर यानी हेयर का मतलब होता है वारिस। नेक्स्ट है HAIR, हेयर, ये हेयर आपके लिए मोस्ट इजी है, इसके बारे में डेफिनेटली आपने पढ़ रखा होगा। हेयर यानी सर के बाल। उम्मीद करती हूँ कि ये 5 पेयर ऑफ वर्ड्स अपने मीनिंग्स के साथ आपको क्लियर हो गए हैं। अब आपने इसके सेंटेंसेस कोशिश करना है कि खुद से बना लेने हैं, अदरवाइज आपने सनशाइन से हेल्प ले लेनी है। ओके जी, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।